टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस बार हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली जी। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। और मैं और कोहली साहब मिलकर के कोशिश ये करें कि टैक्स से जुड़ी आपकी हर उलझनों को दूर किया जाए, साथ ही साथ ऐसी बातें बताई जाए जो अक्सर आप नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर आप इससे वाकिफ नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है या किसी से पैसा उधार लिया है तो क्या बनती है टैक्स की देनदारी? अगर किराएदार ने खाली कर दिया है आपका घर तो भी क्या रेंट पर लगेगा इनकम टैक्स? और साथ में भी बताएंगे कि जीएसटी से अपने आप को डी रजिस्टर करने का क्या है तरीका। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने शुरू में आपको इशारा किया वो था उधार देना और लेना। कई बार दर्शक पूछते हैं कि हमने फलाने से उधार ले लिया है, उधार लेते वक्त कई बार उस पर ब्याज भी दे रहे हैं, कई लोग कहते हैं नहीं बगैर ब्याज का हमें उधार दिया है। तो सवाल ये उठता है कि आपके खाते में तो पैसे आ गए, तो क्या आपको इस पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा? अगर आप ब्याज दे रहे हैं तो जिसको दे रहे हैं यानी जिसने आपको उधार दिया है उसको टैक्स देना पड़ेगा। बहुत सारी पेच है इसमें, इस पेच को सुलझाने की कोशिश करेंगे। कोहली साहब, क्या कहा जाए? पहला उदाहरण तो ये कि मान लिया किसी ने उधार दिया है मुझे जी, और मुझे वो कह रहा है कि आपको ब्याज देना पड़ेगा जी, जो भी 1% 2%। तो ऐसे मामले में जो ब्याज ले रहा है उधार देने वाले शख्स, क्या उस पर इनकम टैक्स लगेगा? और हमने अगर ब्याज दिया है तो क्या इसके वजह में कहीं छूट मिलेगी? देखिए लक्ष्मण, इनकम और खर्चों के बाद अगर तीसरा कोई सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस किसी बैंक अकाउंट में या हलचल होती है तो ये लेन देन पर होती है। अच्छा, इतना बड़ा ट्रांजैक्शन होता है? जी हाँ, बिल्कुल। और लेन देन घर में आपने पति पत्नी को, बेटा बेटी को, माता पिता को, भाई बहन को, ये तो आम होता है कि भाई इतने मुझे 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो। और यारों दोस्तों में भी आपने देखा होगा कि भाई आज जरूरत है यार, 1 लाख दे दो, कहीं जाना है, कुछ भी करना है। तो पर इसकी जो टैक्स इंप्लीकेशंस हैं वो हमें लगता है कि ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। अब 2 तरीके से लक्ष्मण ये लेन देन किया जाता है, या तो आप ब्याज पे दे रहे हैं या ब्याज मुक्त दे रहे हैं। अब आपको याद होगा, हम गिफ्ट के प्रोविजंस जो हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं, जहां तो बात रिश्तेदारों की है और रिश्तेदारों में आप अगर ये लोन आपस में ले दे रहे हैं और आप ब्याज मुक्त लोन कर रहे हैं रिश्तेदारों में, ध्यान दीजिएगा, रिश्तेदारों में ब्याज मुक्त लोन, तो वहां पर अगर आप ब्याज नहीं लगा रहे हैं पर आप वैसे कहीं और से पैसा लेते तो ब्याज लगता, तो देने वाला जिसको लोन दे रहा है उस पर वो एक नोशनल इंटरेस्ट बनता है कि भाई आपने तो दिया पर आप दिखा नहीं रहे हैं, मतलब आप ले नहीं रहे हैं, पर क्योंकि वो रिश्तेदारी है तो वो गिफ्ट मान लिया जाएगा। अच्छा। ये पहली बात ध्यान में रखने वाली है। अब यही अगर आप किसी यार दोस्त के साथ कर रहे हैं जो रिश्तेदार नहीं है, मतलब वो जो 56(2)(10) के लिस्ट में जो लोग नहीं आते, रिश्तेदारों को जो लिस्ट दी गई, जी जी, मोटे तौर पर जिनके साथ ब्लड रिलेशन है। हाँ, मतलब रिश्तेदार तो ब्लड रिलेशन में नहीं, साला साली तक भी चला जाता है मामला, सलज तक भी चला जाता है, तो मामा मामी तक भी चला जाता है। तो उसमें क्या है कि अगर आप दोस्त से कर रहे हैं जहां 50,000 से ऊपर का गिफ्ट टैक्सेबल है, आपको याद होगा कई दफे हम जिक्र करते हैं, वहां पर अगर आप ब्याज मुक्त लोन दे रहे हैं तो आयकर को यह अधिकार है कि वो उस पर नोशनल इंटरेस्ट लगा सकता है। क्योंकि आपने, मान लीजिए मैंने आपको 5 लाख रुपए का लोन दिया या आपने मुझे दिया और आपने ब्याज मुक्त लोन दे दिया, तो भाई आपने मुझे ब्याज मुक्त लोन क्यों दिया? यारी दोस्ती के नाते। तो वो इंटरेस्ट जो है वो गिफ्ट मान के उस पर टैक्स लग सकता है, ये ध्यान देने वाली बात है। अब आपने जो दूसरी बात पूछी कि जो ब्याज दे रहा है, मैं इस पे रोकूंगा आपको। तो कुल मिलाकर ये कहूं कि रिश्तेदारी में जो इनकम टैक्स के परिभाषा के हिसाब से रिश्तेदार है, उनसे हम उधार ले रहे हैं या उनका उधार दे रहे हैं, तो वहां पे हमें बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सटीक बात। बहुत कहते हैं कि ईमेल वगैरह के जरिए बता दें कि हम आपको उधार दे रहे हैं जी, आपको गिफ्ट के तौर पर दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब दूसरे आप जो बता रहे थे उस पर मैं आ रहा था, जो आपने ये कागजी कार्रवाई की बात करी, मैं उस पर आ रहा था, आपने मुंह से मेरी बात छीन ली। पर दूसरा जो कैटेगरी है जहां पर आप नॉन रिश्तेदार को देते हैं, अब जब जो देने वाला है, जो ब्याज दे रहा है, मान लीजिए अब ये तो रही कि आपने बिना ब्याज के ले ली, अब आप ब्याज वाकई में दे रहे हैं, तो क्या इस ब्याज का आप लाभ उठा सकते हैं? अगर आप बिजनेस कर रहे हैं कोई उस पैसे से, हाँ, उस पैसे से नहीं, जो पैसा आप बिजनेस में ले रहे हैं, हाँ ठीक बात है, ऐसे बोल रहे हैं आप, उस पैसे से आप बिजनेस में लगा रहे हैं, मैं यूं कह देता हूं, और आप ब्याज दे रहे हैं, तो ऐसे में उस ब्याज को आप बिजनेस डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, पर शर्त यह है कि आप उसको बिजनेस में लगाएं। लक्ष्मण, एक और मजेदार बात इसमें यह है, कुछ लोग आपस में ब्याज ले दे करके, लोन दे करके हाउसिंग लोन भी बना लेते हैं उसको। मतलब मुझे घर खरीदना है, आपने कहा यार दोस्त यार मुझे 5 लाख रुपए दे दो, घर खरीदना है, कम पड़ रहे हैं पैसे, हाउसिंग लोन की एलिजिबिलिटी मेरी इतनी है,
उस पर भी अगर आप ब्याज दे रहे हैं तो शायद बहुत से लोग नहीं जानते कि सेक्शन 24 में ये जो पर्सनल लोन पे दिया हुआ ब्याज भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते ये तो बहुत बड़ी बात आपने बताई। मान लिया जाए आप घर खरीद रहे हैं, पैसे आपके कम पड़ गए, बैंक उससे ज़्यादा लोन नहीं दे रहा है, तो आप किसी यार दोस्तों से उधार ले लीजिए, और दोस्त अगर ब्याज आपसे ले रहा है जी, तो आप जैसे होम लोन के ब्याज पे डिडक्शन क्लेम करते हैं वैसे इस पे भी कर सकते हैं। बिल्कुल इस पे कर सकते हैं। अब अगर रिश्तेदारी में आप ब्याज लेन देन कर रहे हैं तो रिश्तेदारी में मान लीजिए पति पत्नी आपस में लोन दो, बहुत कई दफे सवाल भी आया ऐसे, मैंने पत्नी को लोन दिया, पर वहां पर फिर क्लबिंग ऑफ इनकम आ जाएगा कि आप अगर ब्याज दे रहे हैं, पैसा वो आप ही का है, जो पत्नी आपको दे रही हैं और आप ही का दिया हुआ पैसा वापस आपको दे रही हैं, तो वहां पर फिर क्लबिंग ऑफ इनकम आ जाएगा। तो बड़ी पेचीदियां, और हम इस पेचीदियों पे चर्चा करने का कारण यही था, जैसा मैंने कहा, इनकम और एक्सपेंडिचर के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं तो ये आपस में लेन देन के ट्रांजैक्शन। एक सवाल और उठा कि आपने कहा कि आप उधार लेकर पैसे को अपने बिजनेस में लगा रहे हैं तो आप वहां पे क्लेम कर सकते हैं। मान लिया हम नौकरी पेशा लोग हैं जी, और हमने किसी से पैसा लिया और वो ब्याज हमसे चार्ज कर रहा है जी, तो हम क्या करें? नहीं, फिर तो आपके लिए ब्याज देना किसी काम का नहीं रहेगा टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। टैक्स क्योंकि आप नौकरी करते हैं, आपको पैसा कम पड़ गया, मान लीजिए कहीं घूमने जाना है, कोई सामान लेना है, आपने लिया, उसकी कहीं आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ हाउसिंग लोन की तरह आप उसको यूज कर रहे हैं, तब नौकरी पेशा वाला इसको इस्तेमाल कर सकते। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। सबसे पहले चलते हैं अहमदाबाद, जहां से अमित जोशी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जोशी साहब नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ योर्स एंड कोहली सर आल्सो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि मैंने शेयर्स में वाइफ के नाम से शेयर्स इन्वेस्ट किया था। अच्छा। और करीबन उसमें से मैंने अप्रोक्सीमेट 20 लाख रुपए शेयर्स बेचे हैं, जो करीबन 5-6 साल पहले इन्वेस्ट किया था। अच्छा। और उस प्रोसीड को मैंने फ्लैट बाय किया है जो वाइफ का जॉइंट नेम में ही है। तो क्या उसमें मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कुछ फायदा हो सकता है सर? जोशी जी इसका जवाब देंगे कोहली साहब, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे है कि वाइफ के नाम पे आपने शेयर रखा, क्यों? वाइफ को ज्यादा लकी मानते हैं या फिर कोई दूसरी वजह थी? नहीं, बिल्कुल हमारे घर की लक्ष्मी है और वो भी थोड़ा बहुत अर्न करती है। तो उसको भी मैं गिफ्ट देते रहता हूँ और वो शेयर में लगाती है पैसा। बहुत बढ़िया। और उसको सेल करके अभी हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी है जहाँ वो जॉइंट नेम में है। ठीक है, बताएंगे, आपके सवाल का जवाब देंगे कोहली साहब। जी हाँ अमित जी, बिल्कुल आपको शेयर से आपकी वाइफ को, मैं आपकी वाइफ को ही कह के एड्रेस करूंगा क्योंकि उन्हीं के नाम ये थे, और उन्हीं के नाम से आपने जो प्रॉपर्टी ली है, तो उस प्रॉपर्टी को सेक्शन 54F के अंतर्गत, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने प्रॉपर्टी शेयर्स बेचने का जब कैपिटल गेन आपको हुआ उसके 2 साल के अंतर्गत आपने ली होगी, तो आप बिल्कुल सेक्शन 54F में। और मैं ये भी आपको याद दिला दूं कि इसमें पूरा का पूरा कंसिडरेशन, यानी कि जितना भी आपको शेयर्स वैल्यू रिसीव हुआ था वो सारा आपने उस मकान में लगा दिया है, तो बिल्कुल उनको माफ होगा। पर एक चीज का ध्यान रखिए अमित जी, ये जो आप कह रहे हैं मैंने वाइफ के नाम से लिए, तो इसमें आपके ऊपर क्लबिंग प्रोविजंस लग सकते हैं जब भी वहां से कैपिटल गेन होता है। तो ये आपको इसमें थोड़ा सा पेच ये है, क्योंकि आपने कहा कि आपने वाइफ के नाम से लिए, तो इससे लग ऐसा रहा है कि पैसा आपका है पर आपने लिया वाइफ के नाम था, तो कैपिटल गेन भी कायदे से जो होता है वो आपके सिर पे माना जाता है। तो पूछ ही लेते हैं ना, फोन पे बने हुए अमित जी। उसमें क्या है कि मैंने वाइफ को पैसा दिया था और उसी के अकाउंट से पैसा शेयर्स में गया हुआ है सर। जी नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, पर क्योंकि अगर आपने वाइफ को गिफ्ट किया था और जो गिफ्ट किया था तो पैसा क्योंकि आपका है, तो कैपिटल गेन भी सेक्शन 64 है एक अमित जी आयकर में, जिसमें क्लबिंग होती है कि जब वाइफ का सेल्फ अर्न्ड इनकम नहीं है, आपने उनको पैसा दिया है, तो उससे आने वाली जो कमाई भी होगी वो भी आप ही के सिर पर जाके जुड़ेगी। पर क्योंकि आपने जॉइंट नेम में लिया है, तो मुझे लगता है आपकी ये समस्या का काफी हद तक समाधान हो रहा है। ध्यान ये रखिएगा कि आपका जो नाम है, जो आधा नाम है, या आपका क्योंकि क्लबिंग है तो पूरा भी चल जाएगा, पूरा का पूरा कंसिडरेशन इसमें इन्वेस्ट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा कि आपने जॉइंट नेम में लिया, इससे यह समस्या लक्ष्मण कुछ हद तक इनकी समाधान हो जाता है। कोहली साहब एक सवाल ये कि ठीक है वाइफ को गिफ्ट दिया, वाइफ के से जॉइंट नाम पे अकाउंट लिया, लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि घर खर्च के तौर पे वाइफ को पैसे देते रहते हैं, उसी में से वाइफ ने कुछ पैसा बचा लिया और 6 महीने बाद अच्छी खासी रकम हो गई, उससे शेयर खरीद लिया, उस इनकम को क्या कहेंगे? वो पैसा काम का है लक्ष्मण, वो उसको हम पिन मनी कहते हैं। पिन मनी कहते हैं। ये जो पैसा इस तरीके से बच जाता है उस पर क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होते हैं। तो ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। जी हाँ, घर खर्च में से अगर गृहिणी पैसे जोड़ कर
और एक अच्छी खासी पूंजी बना लेती है। बाय द वे सभी गृहिणियां करीब करीब ऐसा करती हैं। उनकी आदत होती है वो, हाँ नहीं, वो अच्छी आदत है। और वो आपका सेल्फ अर्नड माना जाएगा, वो पिन मनी उसको कहते हैं, वो क्लबिंग प्रोविजन से बाहर रहता है। चलिए, ये भी एक बड़ी काम की बात है, इसका ध्यान रखिएगा। और अब चलें उड़ीसा, जहां बालासोर से हमारे साथ हैं चंद्र प्रकाश भरतिया जी। क्या उलझन है, कैसे टैक्स गुरु आपकी उलझन को दूर करें? 17 तारीख को आपका प्रोग्राम देखा था, उसमें कोहली जी ने एक बात कही थी, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और एक मैं अपनी इंडस्ट्री चलाता हूँ। अच्छा। तो एक उन्होंने एक प्रोविजन कहा था कि अगर एक एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉयर या कंपनी कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सच एज मोबाइल फोन या लैपटॉप खरीद के देती है तो वो उसका इनकम में ऐड नहीं होगा। इस तरह की शायद आपने कुछ प्रोविजन बताया था। हम लोग डिटेल में चर्चा की थी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। तो मेरा एक क्वेरी इसके विषय में था, अगर एम्प्लॉय खुद खरीदता है और उसका रीइंबर्समेंट लेता है तो क्या फिर भी ये प्रोविजन उसका बेनिफिट मिलेगा? चंद्र प्रकाश जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। परक्विजिट की जो डेफिनेशन है, सेक्शन 17 है लक्ष्मण, उसमें वो ये कहता है कि एम्प्लॉयर ने अपने नाम से इसको खरीदा हो। अगर एम्प्लॉय इस गैजेट को खरीद रहा है, लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, कुछ भी गैजेट है, तो फिर ये परक्विजिट की डेफिनेशन से बाहर हो जाता है, क्योंकि फिर तो एम्प्लॉय ने खरीदा और उसने बिल दिया कि साहब मुझे रीइंबर्स कर दीजिए, तो वो फिर कुछ अलाउंस की शेप ले लेता है। मतलब अलाउंस तो नहीं है, पर अलाउंस की शेप ले लेता है। तो इसलिए चंद्र प्रकाश जी, आपका डाउट बिल्कुल ठीक है। ये अगर एम्प्लॉय अपने नाम से खरीदेगा और बिल दे के बाद में पैसा ले लेगा, तो फिर ये परक्विजिट की जो एग्जेम्पशन, जिसका मुझे याद है, जो मैंने पिछला एपिसोड किया था उसमें मैंने जिक्र किया था, फिर ये लाभ नहीं मिल पाएगा। एम्प्लॉयर को अपने नाम से खरीद के अपना एसेट बनाकर एम्प्लॉय को इस्तेमाल के लिए देना चाहिए, और इस्तेमाल भी मिक्स्ड यूज होना चाहिए लक्ष्मण। मतलब कंपनी के लिए भी लैपटॉप है, यूज हो रहा है, और एम्प्लॉय अपने लिए भी यूज कर रहा है, मोबाइल फोन भी, दोनों तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे में आप इसका परक्विजिट एग्जेम्पशन ले सकते हैं। एम्प्लॉय के नाम बदकिस्मती से ये नहीं मिलेगा, ये कंटेस्ट किया जा सकता है। चंद्र प्रकाश जी, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? इनकम में ऐड हो जाएगी, अगर मैं रिइंबर्समेंट लेता हूं तो मेरे इनकम में ऐड हो जाएगी। जी, एम्प्लॉय की इनकम में ऐड हो जाएगी। जो एम्प्लॉय इसका रिइंबर्समेंट ले रहा है उसकी इनकम में सैलरी की तरह, सैलरी के साथ वो एडिशन हो जाएगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में। कोहली साहब, पिछले 2-3 हफ्ते से एक खबर बड़ी चर्चा में रही है, वो है कि लोग फर्जी पैन दे करके HRA क्लेम कर रहे थे। तो कैसे फर्जी पैन दिया, कैसे बचें, सारी चीज़ें हम लोगों ने चर्चा कर ली। लेकिन एक नई दुविधा सामने आ गई है। हुआ क्या है, कई लोग पैन दे दिया, और पैन किसी का अनजाने में कुछ भी नंबर डाल दिया, चलो HRA क्लेम करना है, लेकिन जिसका पैन डाला उस बेचारे को किराया तो मिला नहीं, लेकिन उस पास नोटिस ज़रूर आ गया है। ऐसे बहुत सारे केस आए हैं कि जिसका पैन आपने डाल दिया जानबूझकर, गलती से, या फिर जो भी मकसद आपका रहा हो, उस पास आ गया किराए का नोटिस कि इनकम टैक्स के आपने, आपका पैन डाला हुआ फलाने किराएदार ने दिया है, आपके पास तो पैसे आए होंगे, इनकम टैक्स क्यों नहीं दिया? अब ऐसे लोगों के पास नोटिस आ गया है तो क्या करें उनको? देखिए, बार बार हम तो चेतावनी देते रहे हैं कि जो भी टैक्स पेयर्स हैं, खासकर एम्प्लॉयज़ जो हैं, उनके लिए था कि भाई आप HRA रिसीट, जो नकली रिसीट होती है, या किसी को ऐसे ही आप मत दिखा दीजिए मकान मालिक। अब कुछ लोगों ने फिर भी दिखाया, और हज़ारों में ऐसे लोगों की गिनती है। अब जिन लोगों का पैन, क्योंकि आप जब बताते हैं HRA क्लेम करते टाइम, तो आपको पैन डालना होता है, तो उन्होंने, अब पैन एक्चुअली तो कोई था नहीं लैंडलॉर्ड, तो उन्होंने पैन ऐसे ही कोई पैन रैंडम उठाया या ढूंढा और उसका डाल दिया। अब जिनका था उनके पास नोटिस आ गए, तो अब उनके पास नोटिस आए हैं, तो उनके लिए तो ये बिन बुलाई मुसीबत है लक्ष्मण। इस बात को तो आप मानेंगे कि इस उनका बेचारों का कोई लेना देना नहीं है, पर समस्या ये है कि उनको बाकायदा नोटिस का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अब उनका पैन लॉटरी सिस्टम में किसी ने निकाल के डाल दिया है, तो उसको अब जवाब तो देना पड़ेगा। तो उन लोगों के सामने हम उनको सलाह दे देते हैं कि उनको क्या करना है। एक तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मेरा वाकई इन किराएदार साहब से कोई लेना देना नहीं है, मैं कहीं कोई मकान मालिक नहीं। कैसे प्रूफ करेंगे? तो बड़ा तो एक तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट दीजिए। बैंक स्टेटमेंट बोलेगी कि आपके पास किराया नहीं आ रहा। दूसरा, आपसे एक एफिडेविट भी आप मांगा जा सकता है, बल्कि आप एक एफिडेविट तैयार कर लें जहां आप लिख दें कि मैं ऐसे ऐसे, मेरा ये पैन नंबर है, मैं टैक्स पेयर हूं, मेरा ये मकान है, पर मैंने कभी भी ये मकान किसी भी शख्स को किराए पे नहीं दिया है। एफिडेविट की एक छोटा सा एफिडेविट बना के, ये 2 चीजें, तो मतलब कहने का मेरा ये है कि ओनस ऑफ प्रूफ, ये सिद्ध करने की जिम्मेदारी
उस करदाता की होगी जिसका पैन किसी शख्स ने रैंडमली यूज किया और एक दूसरे को वो जानते भी नहीं। इस तरह से बच सकते हैं। चलते हैं पूर्णिया बिहार, जहां से अमित कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? नमस्कार सर। हाँ जी बिल्कुल ठीक हो सर। बताएं क्या सवाल है आपके पास? सर पहले तो थैंक यू, आप लोगों का प्रोग्राम देखकर काफी आइडिया मिलता है। और मेरा सवाल ये है सर कि मेरा बिहार पूर्णिया में एक मकान है और उसमें मुझे मंथली रेंट आ रहा है। मेरा एक कलकत्ता में भी मकान है और वो अभी खाली पड़ा हुआ है जी। अभी मैंने दिल्ली में एक फ्लैट परचेज किया है, तो मुझे जानना है कि क्या कलकत्ता के फ्लैट जो अभी खाली पड़ी हुई है उस पर मुझे क्या नोशनल रेंट पर टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? बहुत अच्छा सवाल है, ये कई लोग इस चीज का ध्यान रखते नहीं है। जी हाँ, मैं बिल्कुल लक्ष्मण, आप देखिए एक जमाना था जब सर पे छत की बात करते थे, आजकल तो 2-2, 3-3, 4-4 घर का जमाना है और वो छत बोझ भी बन रहा है। ये देश की प्रॉस्पेरिटी की निशानी है। तो ऐसे में अमित जी क्या होता है कि 2 से ज्यादा जब आप घर रखते हैं तो उस पे आयकर विभाग एक तीसरे पर नोशनल रेंट लगाता है। पहले ये एक ही था, अब आपको 2 रखने अलाउड हैं, तो तीसरे घर पर नोशनल रेंट लगेगा। अब नोशनल रेंट क्या होता है? जो उस एरिया की म्युनिसिपल वैल्यूएशन आती है किराए की, मतलब उस एरिया में, अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो उस एरिया में वैसे ही मकान पर, उतने ही कमरे के मकान पर, उसी लोकेशन पर कितना रेंट चल रहा है वो किराया आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो बिना रेंट कमाए भी 2 से ज्यादा घर रखने पर अमित जी आप तीसरा घर अपने आप चूज कर सकते हैं। आप कौन से घर को आप दिखाना चाहते हैं, उसका किराया आप उस इलाके का निकाल लीजिए और उसको आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपको दिखाना पड़ेगा। तीसरा घर होने पर 2 तक तो माफी है, पर तीसरे पर आपको उस पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत इनकम दिखाकर टैक्स देना पड़ेगा। अमित जी क्या विचार? कंफ्यूजन कोई? हेलो हाँ, जी बताएं सर। पूर्णिया की जो प्रॉपर्टी थी जिस पर मुझे 4000 रुपीज पर मंथ टैक्स मिल रहा था रेंट, मैं उस पर टैक्स पे कर रहा था। जी अमित जी, वो 4000 तो आप देंगे ही देंगे, वो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में वैसे ही आएगा। पर क्योंकि अब आप ये जो तीसरा घर है, तो यूं कहूं कि पूर्णिया की छोड़ दीजिए, आप कोलकाता या दिल्ली में से दोनों में से एक पर आपको नोशनल रेंट देना पड़ेगा। तो अगर उसको सम अप करूं तो एक तो आपको पूर्णिया वाली पे 4000 पर देना ही पड़ेगा जो किराया एक्चुअली आ रहा है, और बाकी जो 2 बची हैं उनमें से एक पर भी आपको नोशनल रेंट देना पड़ेगा। अब चलते हैं गुरुग्राम यानी गुड़गांव, जहां से यूके अरोड़ा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरोड़ा साहब नमस्कार। जी नमस्कार सर। मेरा क्वेश्चन ये है जी, मैं वाइफ के साथ रहता हूँ और नौकरी करता हूँ और हाउस रेंट मुझे मिलता है अच्छा अपनी कंपनी से, और वो फ्लैट जो है वो वाइफ का ही खरीदा हुआ है स्त्री धन से। तो क्या मैं रेंट पे करके इनकम टैक्स रिबेट ले सकता हूँ हाउस रेंट पे? अच्छा, अपनी पत्नी को, अपनी वाइफ को रेंट देना चाहते हैं और फिर उसके बेस पे आप एचआरए क्लेम करना चाहते हैं। अब देखिए अरोड़ा साहब, जब आप वाइफ को रेंट देते हैं तो सवाल मन में खड़ा हो जाता है, भाई पति पत्नी, आपने कहा मैं वाइफ के साथ, पति पत्नी तो साथ ही रहते हैं, तो ऐसे में क्या है, अगर आप फिर भी क्लेम करना चाहते हो, उन्होंने स्त्री धन से मकान खरीदा है, ये एक अच्छी बात है। तो आप बोला है स्त्री धन, जी बिल्कुल बिल्कुल, वो पिन मनी जिसकी बात हो रही थी, या जो उनका अपना कलेक्ट किया हुआ पैसा है, तो ये बाकायदा बैंकिंग ट्रांजैक्शन के जरिए अरोड़ा साहब जाना चाहिए उनके अकाउंट में, और आपकी वाइफ भी उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में बाकायदा उसको दिखाए, मतलब आपके अकाउंट से उनके में जाए और वो इनको बाकायदा हाउस प्रॉपर्टी दिखाए, तो फिर ये संभव है। बल्कि एक रेंट एग्रीमेंट भी आप अपनी वाइफ के साथ लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख के रख सकते हैं। उसमें मैं सोच रहा हूँ लक्ष्मण, ये भी लिखा होता है किराया नहीं देंगे तो खाली करवा लिया जाएगा, तो वो सब क्लॉज कैसे आएंगे बाकायदा? ये तो हल्की फुल्की बात रही, पर हाँ बिल्कुल आप इसको कर सकते हैं अगर आप इन सावधानियों को ध्यान में रखें तो। लेकिन एक चीज मुझे लगता है कि ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे हालात में इनकम टैक्स की नजर पड़ेगी, इससे अब बचना मुश्किल है। नहीं, इनकम टैक्स की नजर पड़ेगी, पर क्योंकि देखिए एक तो घर इनका स्त्री धन है, उन्होंने अपने पैसे से खरीदा है, ये बाकायदा उसको पे कर रहे हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन वो अपनी इनकम में दिखा रही हैं, तो यहां पर तो मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी वाली बात आ जाती है, क्योंकि दोनों के बीच में हो रहा है, ओवर द बोर्ड हो रहा है, एज पर इनकम टैक्स रूल्स हो रहा है, तो ऐसे में फिर सवाल नहीं उठता है। अब चलते हैं मुंबई, जहां से नवल चंद्रा साहब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्रा साहब नमस्कार। सर नमस्कार। बताएं क्या हाल है आपके? बस बहुत अच्छे हैं, बहुत थोड़ा सा अच्छे। सलाह चाहिए। हाँ बताइए, बिल्कुल हम लोग सलाह देने के लिए बैठे हैं। सर मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ अच्छा, और मेरा आवाज से तो काफी बुलंद दिख रहे हैं, यंग दिख रहे हैं आवाज से तो आप। 67 इयर्स का हूँ सर मैं, अरे और मैंने रिटायरमेंट के बाद स्टेट बैंक में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अच्छा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और एफडीज में। ठीक है। तो
टोटल मेरा जो जो इंटरेस्ट 24-25 के लिए आएगा वो होगा करीब 5,20,000। जी ठीक है। लेकिन 15H में जो TDS एग्जम्पशन जी बैंक देता है उसमें मैंने उनको फॉर्म भर के दिया तो उन्होंने वो फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया ओ कि ये TDS एग्जम्पशन लिमिट के बाहर है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या लिमिट है TDS एग्जम्पशन की 15H के अंडर में, और साथ में ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या नई टैक्स रेजिम में ये 15H का प्रावधान है कि नहीं? TDS एग्जम्पशन एप्लीकेबल होगा? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो नवल जी, जो TDS एग्जेम्पशन है वो आप जो 15H भर रहे हैं वो आपकी डिक्लेरेशन है। आप बैंक को ये बता रहे हैं कि मेरा जो टोटल इनकम है वो टैक्सेबल लिमिट से बाहर है, तो बैंक को उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप उसमें ये लिख दें कि मैं न्यू रेजीम में आ रहा हूं, तो न्यू रेजीम में तो आपको पता ही होगा कि 7 लाख रुपए तक, बल्कि उससे भी थोड़ा फालतू तक टैक्स नहीं लगता है। तो आप अपने 15H में ये लिखें, और बैंक का मुझे लग रहा है ये कहना ठीक नहीं है कि वो न्यू रेजीम को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मुझे लग रहा है बैंक ने अपने सिस्टम्स अपडेट नहीं किए हैं या अपनी नॉलेज को अपडेट नहीं किया। उनको बताइए कि आप न्यू रेजीम में ले रहे हैं, 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, मेरा 5 लाख कुछ आता है और इस पर टैक्स नहीं कटना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बैंक को जाकर आपको जिरह करनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर इस बात को समझेंगे। चलिए, फिर भी ना उलझन दूर हो तो बताइएगा, हम लोग कोई और तरीका आपको बताएंगे। और अब चलते हैं नागपुर, जहां से शंकर दत्त साहब फोन लाइन पर बने हुए हैं। शंकर साहब, क्या सवाल आपके पास? मेरा सवाल ये है सर कि मेरे पत्नी का इनकम 7 लाख है। जी 7 लाख। ठीक है। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है, बताएं। हाँ, मेरे पत्नी का इनकम 7 लाख है, जो पेंशन से और FD इंटरेस्ट से मिलता है। ठीक है जी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 2 लाख रुपया। जी ठीक है। हाँ, अब ये बताइए कि मुझे ये 2 लाख में तो 1 लाख एग्जम्पशन हो जाएगा, 1 लाख पे टैक्स देना होगा, तो वो 1 लाख 7 लाख में जुड़ेगा या 1 लाख का अलग हिसाब किताब 10% का होगा? न्यू टैक्स रेजिम की बात कर रहे हैं। ठीक है। जी हाँ, न्यू टैक्स रिजीम में आपने 7 लाख की बात करी, तो 7 लाख तो आपका न्यू टैक्स रिजीम, और आप अगर न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत आ रहे हैं तो बिल्कुल आप 7 लाख तक की आप कैलकुलेशन करके चलेंगे। जो 2 लाख कैपिटल गेन की बात करी आपने बिल्कुल ठीक कहा, 112A में आप 1 लाख उसको माफ कर देंगे। और आप न्यू टैक्स रिजीम में हैं तो आप कैलकुलेशन न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से ही करेंगे, यानी कि 7 लाख से ऊपर आप कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके उस पर आप टैक्स देंगे। आपको पता ही होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे 10% टैक्स है, तो आपको 10% टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर देना पड़ेगा, जो कि 1 लाख पे। हाँ, 1 लाख पर है, तो मेरे ख्याल से वो 10,000 के आसपास आना चाहिए। मैं अगर टैक्स भी कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ। अब अगर देर किए सीधे चलते हैं बंगलुरु, जहां से वीवी राव साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वीवी राव साहब, नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी एंड नमस्कार कोहली साहब जी, बहुत बहुत नमस्कार। आपका प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया है। मैं रेगुलर व्यूअर है इसका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ मेरा ज्वेलरी का बिजनेस था, तो वो कुछ क्लोज डाउन हो गया है बिकॉज कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। तो अभी जो लायबिलिटीज है वो सारा पे हो चुका है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या हम फाइनल रिटर्न उसका फाइल कर सकते हैं क्या, डी रजिस्टर करने के लिए उसको GST से? ठीक है राव साहब, ऐसे हालात में जब आप रिक्वेस्ट रेस करते हैं जिस्टिन पर बिजनेस को बंद करने की, या उसका जब कैंसिलेशन ऑर्डर आता है उसके 3 महीने के अंदर एक GSTR 10 होता है, उसको आप फाइल कर दें और मामला यहीं पर क्लोज हो जाएगा। तो आप, मैं उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, जब आपने रिक्वेस्ट रेस करी या कैंसिलेशन ऑर्डर आया उसके 3 महीने के अंदर GSTR 10 टर्मिनल रिटर्न इसको कहते हैं, वो फाइल कर दीजिए और वहीं पर आपका GST से लेना देना समाप्त हो जाएगा। चलिए राव साहब, कंफ्यूजन दूर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और कोहली साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का बहुत ही बेहतरीन तरीके से आसान भाषा में जवाब देने के लिए। आपके पास कोई भी सवाल हो आप हमें लिख के भेजिए tax@moneycontrol.com पर। सवाल के साथ नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। और फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए CNBC आवाज़।